सभी दर्शकों का प्रत्यज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है विज्ञान, और विज्ञान में भी आज अध्ययन करेंगे किसके बारे में? ऊर्जा के स्रोत। क्या है टॉपिक आज हमारा? ऊर्जा के स्रोत। ये चैप्टर कौन सा है? 14th, यानी 14वां चैप्टर है विज्ञान में 10th क्लास में। तो उसका जो शीर्षक है चैप्टर का वो यही है, ऊर्जा के स्रोत। अब यहाँ पर जानना जरूरी ये है कि भाई ऊर्जा कहते किसे हैं, क्योंकि चैप्टर को आगे अगर अध्ययन करें तो जानना यह बेहद जरूरी है कि भाई ऊर्जा होती क्या है। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत छोटी सी लाइन है और इस लाइन से पूरा अर्थ समझ में आ जाता है कि भाई ऊर्जा कहते किसे हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर वस्तु लिखा हुआ है, व्यक्ति है, उसमें भी तो ऊर्जा होती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि बिना एनर्जी के चल रहा हो? कोई नहीं। हर मनुष्य को सुबह भोजन ग्रहण करना है, शाम को भोजन ग्रहण करना है, दिन में भी कुछ खाना है। ये क्यों खा रहे हैं भाई? क्योंकि उनको मज़ा तो आ नहीं रहा है, मज़ा आ रहा है एनर्जी के लिए, और फिर उसको स्वादिष्ट बना लेते हैं अपने हिसाब से। खाना तो खाना ही है। खाना क्यों खाना है? क्योंकि एनर्जी लेनी है, ऊर्जा लेनी है। ऊर्जा होगी तो काम करोगे, अगर ऊर्जा नहीं है तो शरीर काम करेगा नहीं। फिर हम खाना खाते, तो सीधा सीधा समझ में ये आ रहा कि भाई हम खाना खाते हैं तो सिर्फ ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम दैनिक जितने भी कार्य करते हैं उनको संपन्न करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा क्यों चाहिए ये तो आपकी समझ में आ गया, क्योंकि हमें दैनिक कार्य करने हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वर्कर है ना? तो सबके अपने अपने अलग कार्य हैं, सबके एनर्जी लेवल अलग अलग है। किसी को एनर्जी कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, उसी अनुपात में उसका भोजन होगा। तो ऊर्जा तो चाहिए, और ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तब कहीं जाकर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा होगी। अब जब ऊर्जा ही नहीं है तो कार्य कैसे करेगा भाई? सोचने वाली बात है ना। तो ऊर्जा किसे कहते हैं ये समझ में आया। क्या आया? कि किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसमें कार्य करने की क्षमता को भाई क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। और यह लिखा भी है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के प्रकार जो हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं, विद्युत ऊर्जा है। कितने ही काम इससे संपन्न हो रहे हैं। किससे? विद्युत ऊर्जा से। ऐसा कौन सा घर है जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग ना हो रहा हो? अधिकांशतः सबका ही हो रहा है। दूसरा, एलपीजी गैस, ठीक है। अब इसका प्रयोग होगा गैस के दहन से। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। एलपीजी गैस के दहन का मतलब जलने से, है ना? तो उसके बाद क्या मिल रहा है हमको? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा तो मिल रही है, और यही ऊष्मा की मेहरबानी है कि खाना बनता है। और ये ऊष्मा ना हो तो खाना कैसे बनेगा? और ऊष्मा लाना है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा को लाना है, तो एलपीजी गैस भी होनी चाहिए ना। और एलपीजी गैस, ये उदाहरण दे रहे हैं, एलपीजी गैस के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा। अगर एलपीजी गैस नहीं होगी तो ऊष्मीय ऊर्जा नहीं मिलने वाली। फिलहाल ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा।
और तीसरी सौर ऊर्जा। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए। क्या इनमें तीनों ऊर्जा में विद्युत, ऊष्मीय और सौर कार्य करने की क्षमता है कि नहीं? अरे है। अरे इनमें कार्य करने की क्षमता है। विद्युत ऊर्जा से रेल चल रही है भाई, घर में पंखे चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, है ना। क्या से क्या नहीं, अब तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर यह भी विद्युत ऊर्जा से चल रहे हैं, है ना। तो ऊर्जा का किसे कहेंगे ये समझ में आ गया, उदाहरण भी समझा दिया। और सौर ऊर्जा, इसका तो बहुत ही ज़्यादा अब चलन हो गया है ना। सौर ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लगा है अब तो। खैर 3 एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ गया कि सौर ऊर्जा कहते ऊर्जा कहते किसे हैं? कार्य करने की क्षमता जिसमें है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा के 3 उदाहरण लिए, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और एक कौन सी ली? ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है ना। अब इसके जरा प्रकार को समझें। पहले ऊर्जा समझें, अब समझेंगे स्रोत। ऊर्जा का मतलब समझ गए। अब स्रोत, स्रोत क्या है? सोर्स, इंग्लिश में इसको सोर्स कहते हैं। वाकई इसका मतलब यह है कि जहां से पैदा हो रही है ऊर्जा, वो उसका क्या स्रोत है, यानी जहां से ऊर्जा मिल रही है हमको, वही स्रोत कहलाएगा। ऊर्जा को जहां से हम प्राप्त कर रहे हैं, जिस जगह से प्राप्त कर रहे हैं, जिस वस्तु से प्राप्त कर रहे हैं, वो ही उसका क्या कहलाएगा? स्रोत। इसका भी उदाहरण समझें। जैसे मान लो अभी हमने बात की सौर ऊर्जा। अब हमको सौर ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। सूर्य के जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक आ रही हैं, और ये विकिरण द्वारा हमको जो सौर ऊर्जा मिला, तो स्रोत क्या बन गया? सूर्य बन गया। अरे ऊर्जा दे तो यही रहा है ना, यहाँ से ही तो आ रही है, ये सूर्य से आ रही है। सूरज की किरणें जब जमीन पर आएंगी तो ऊर्जा ला रही है। तो स्रोत क्या हुआ? सूर्य। तो अब ऐसे एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो स्थान, वस्तु, जगह, कुछ भी कह लीजिए, उसको स्रोत कहेंगे। ये बात क्लियर होगी कि भाई ऊर्जा किसे कहते हैं, स्रोत किसे कहते हैं। तो अब हम अध्ययन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ऊर्जा के स्रोत, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब इसको 2 भागों में बांटो भाई। 2 भाग कौन कौन से हो गए? गौर से सुनना भाई। 2 भाग। एक तो हो गए पारंपरिक स्रोत, और दूसरे हो गए गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के जो स्रोत है वो हमने 2 भागों में बांटे, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, यानी गैर परंपरागत। इनमें कौन कौन लिए गए? इसमें लेते हैं कोयला, नंबर 2 पेट्रोलियम, और नंबर 3 प्राकृतिक गैस, और यहाँ लिख दिया आदि, और भी है। तो अभी हमारे पास 3 एग्जाम्पल से ये दिमाग में आ जाएगी कि भाई पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब इन 3 उदाहरण से ही बहुत कुछ समझ लेंगे। अब आप देखो, कोयला का जो भंडारण है वह सीमित ही तो है। ऐसा तो है नहीं
कि वो हमेशा चलेगा, निश्चित उसकी एक भंडारण की क्षमता है, सीमा है, भाई इतना है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब इसका गैर परंपरागत में दूसरी तरफ देखते हैं कौन कौन से स्रोत आते हैं, उसको भी देखें। नंबर 1 पर लेते हैं सौर ऊर्जा और नंबर 2 पर लेते हैं समुद्री ऊर्जा और नंबर 3 पर महासागरीय तापीय ऊर्जा। नहीं, इसको 2 ही रखिए आप, क्योंकि वो उसका एक तरीके से देखेंगे तो उसका भाग है वो। जैसे वो तीनों हम बता रहे हैं अभी आपको, ए पर आया ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा 2, और तीसरा भी लिख ले रहे हैं भाई, पवन ऊर्जा। अब थोड़ा सा यहाँ से हमें समझना है, अभी बात चल रही थी कि भाई ये कोयला जो है इसकी एक भंडारण की जो क्षमता है यानी सीमा है वो निश्चित है, ख़त्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा ये बिल्कुल अक्षय है, होने वाला नहीं है, क्या ख़त्म, लगातार, तो इसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहेंगे, एक शब्द है अक्षय, क्षय का मतलब समाप्त होना और अक्षय का मतलब है जो समाप्त ना हो, समाप्त ना हो, अक्षय। और क्षय का मतलब, तो इसका मतलब क्या है, क्षय से आगे लगा दिया अक्षय, जो समाप्त ना हो। तो सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये दिखाई दे रही हैं कहीं समाप्त हो रही हैं, कभी हो पाएंगी ना, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के हिसाब से चल रही है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यह तो जरूर होनी है भाई खत्म। क्यों? क्योंकि इसका भंडारण है, सौर ऊर्जा का कहाँ भंडारण है, लगातार इस सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, वर्षों से, अरबों खरबों से हो रही है, होती रहेगी। जब से मनुष्य की आयु होती कितनी है, तो अपने जीवन काल में वो जब वो देख रहा है तो सूरज निकल रहा है, और उसके जीवन काल में जब उसने देखा सूरज से कभी कोई कमी नहीं आई। हाँ, वो एक अलग बात है जब बादल आ गए हों, बारिश हो रही हो, तब थोड़ा सा सौर ऊर्जा कम मिल रही है, अन्यथा की स्थिति में लगातार सूरज दे ही रहा है जहाँ भी हो व्यक्ति। तो यहाँ हम समझे कि ऊर्जा के जो स्रोत है वो 2 भागों में, एक तो पारंपरिक और एक गैर परंपरागत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, इनका तो निश्चित भंडारण है, लेकिन भैया ये जो है ये असीमित है, अक्षय है, ख़त्म ही नहीं होंगे। अब हमको इस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, हमको का मतलब है पूरी दुनिया में, और कर भी रहे हैं। इसका एक नाम और भी है, गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक, वैकल्पिक, वैकल्पिक स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत। अब सवाल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा परीक्षा में, यह भी बताएंगे, फिलहाल इसको समझें। अब बात करते हैं दूसरा शब्द, परंपरागत
और गैर परंपरागत के बाद एक शब्द है नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। लो जी, ऊर्जा के दो स्रोत कौन कौन से, एक तो परंपरागत समझे और एक गैर परंपरागत। फिर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया, नवीकरण और अनवीकरण स्रोत। अब इनको कैसे समझे भाई, क्योंकि परीक्षा में ये भी तो पूछे जाते हैं। नवीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, नवीकरण में क्या होता है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। अब ये शब्द आया ना पुनर्जनन, जैसे कोई चीज़ हमने प्रयोग की, ठीक, प्रयोग करने के बाद वो खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, समाप्ति हो गया आप कोई, लेकिन नहीं, ये कहता है ना ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको भाई पुनर्जनन यानी दोबारा हम उनका यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, वो है रिन्यूअल। रिन्यूअल सोर्स, और इसके लिए है नॉन रिन्यूअल। ठीक, जैसे अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा। सौर ऊर्जा, एक ही एग्जाम्पल लिया फिलहाल। हमने पूरे दिन, सुबह जब से सूरज निकला और जब तक सूरज छिपा नहीं, ठीक, तब तक सूरज की किरणें आती रहीं और सौर ऊर्जा यानी जो सौर पैनल है, सोलर पैनल होते हैं, उनके माध्यम से हम सौर ऊर्जा लेते रहे और उसका उपयोग भी करते रहे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा और रात शुरू हो गई, अब ऊर्जा देना बिल्कुल बंद, क्योंकि किरणें आ नहीं रही सूरज की ना, तो अब ऊर्जा कैसे लेंगे, तो पूरी रात नहीं हुआ, प्रयोग ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब ऊर्जा मिलेगी तो तब जब सूरज निकले। अब अगला दिन सुबह आया, फिर तैयार, सूरज निकला, फिर प्रयोग करने लगे। तो मान लीजिए एक दिन जो नाइट का पीरियड है, उस टाइम जब हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक समाप्त, पुनर्जनन दोबारा फिर शुरू, सुबह सूरज निकलेगा ही, तमाम ऊर्जा लेना, जितनी चाहो उतनी लेना, फ्री में मिलती है। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखें तो वो है पवन ऊर्जा। अरे जब हवा चल रही है तो ठीक है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, हवा बंद हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि हवा हमेशा के लिए बंद हो गई या हमेशा चलती रही, तो जब जब चलेगी तब तब प्रयोग करेंगे। तो ये उदाहरण हो गया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस। ये तीन एग्जाम्पल हमने लिए, और भी है लेकिन फिलहाल तीन। नवीकरण। अब दूसरा बात करता है अनवीकरण। ये में कौन लेंगे, पहले इनको समझे। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो किसी न किसी दिन
समाप्त हो जाएंगे, अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। देखो यहां पर ये कोई समाप्त होने वाला नहीं है, कंटिन्यूअस प्रयोग करते रहिए आप। लेकिन भाई अनवीकरणीय जो स्रोत होंगे वो जरूर समाप्त होंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, और तीसरा प्राकृतिक गैस। कच्चा तेल, पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल जमीन के अंदर से निकलता है, समुद्र के अंदर से निकलता है, उसकी एक क्षमता है, सीमा है, भाई इतनी मात्रा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा मिलता रहे, जैसे सूरज है, सन से हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी, पक्का है। तो ये दोनों समझ में आगे परीक्षा में पूछा जाता है सवाल, कैसे भी प्रश्न बने आपको कि नवीकरणीय ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाइए। ऐसे ही सवाल यहाँ बनता है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं या किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो आप ये लिख देंगे। तो ये तो रहा दोनों प्रकार से कि भाई परंपरागत और गैर परंपरागत। दूसरा प्रकार से हमने समझा कि भाई रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। इस तरह से हमने ऊर्जा के स्रोत को समझ लिया पक्के तरीके से कि भाई ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं और उनके किस प्रकार वर्गीकृत किया गया, यह भी क्लियर हो गया। अब इसके आगे कुछ चलते हैं। एक शब्द है समाप्य और एक शब्द है अक्षय। अक्षय तो मैंने अभी समझा ही दिया था कि जो समाप्त ना हो, जो समाप्त न हो, और समाप्य मतलब जो समाप्त हो जाए। ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाए कि ऊर्जा के अक्षय स्रोत के उदाहरण दो, कोई से दो। तो आपको अब मतलब समझ में आ गया कि अक्षय का मतलब क्या है, जो समाप्त न हो। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, अभी बताया। और समाप्त का मतलब जो समाप्त हो जाए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो इसको समझ लेते हैं कि भाई अगर सवाल ऐसे पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दें। आगे प्रश्न ये पूछा जाए, ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषताएं बताओ। प्रश्न मान लो ये है, परीक्षा में पूछा जाता है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषताएं बताओ। अब यहां पर सवाल को समझना यह है कि उत्तम स्रोत क्या है, उत्तम स्रोत क्या है, तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है। पहली विशेषता तो ये हो, अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। क्या हो, अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। अगर वो जिस स्रोत से ऊर्जा हमको कम मिल रही है तो वो उत्तम कहाँ से हो गया। जैसे कोयला है, कोयला के भी 4 प्रकार हैं। सबसे बढ़िया कौन सा है, एंथ्रेसाइट, और निम्न कोटि का पीट। तो अगर कोयले में समझे कि भाई उत्तम कोटि का कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट तो क्यों है, एंथ्रेसाइट उत्तम कोटि का कोयला है। कारण ये है कि भाई उससे ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। अब वही बात तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषता होता, तो पहली विशेषता तो यही होनी चाहिए
कि भाई अधिक ऊर्जा प्राप्त हो उससे, और होगी, तभी तो उत्तम कहलाएगा। दूसरा, आसानी से उपलब्ध हो। भाई ऊर्जा का स्रोत ऐसा हो जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब उसके लिए बहुत ही बड़ा आयोजन करना पड़े तो फिर आसान कहाँ हुआ, फिर तो वो ऊर्जा का बहुत पता नहीं क्या होगा, कौन सी कोटि का होगा, ये तो आगे सोचने का विषय है। फिलहाल उत्तम स्रोत की विशेषताओं में 2 पॉइंट। तीसरा, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण। यानी न्यूनतम पर्यावरण, ऐसा स्रोत ऊर्जा का होना चाहिए जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। अब चौथा पॉइंट एक और, भंडारण एवं परिवहन में सरल। 4 ही पॉइंट लिए हैं अभी है, इन 4 पॉइंट से समझो। आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ ये 4 पॉइंट से कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषताओं में 4 पॉइंट में पहला पॉइंट, अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, आसानी से उपलब्ध हो, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता हो, है ना, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, भंडारण एवं परिवहन में सरल हो। अब इसमें अगर इन चारों को एक साथ लें और एलपीजी, इसका उदाहरण लें एलपीजी, तो क्या ये नहीं है, घर में जो प्रयोग हो रहा है गैस का सिलेंडर, वो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है नहीं है, आसानी से उपलब्ध भी है, ठीक। दूसरा, पर्यावरण, सबसे बड़ी बात तो ये है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगर सवाल बनता है उत्तम स्रोत ऊर्जा के और उसकी विशेषता पूछे तो दे उदाहरण और विशेषता, ठीक है ना भाई। अब आज हमने केवल समझा है, तो क्या समझा है, ऊर्जा के स्रोत। अब थोड़ा चलते चलते एक चीज और समझ लेते हैं, एक होता है जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन, यह भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, करोड़ों साल पहले, अब से करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, पुराने जितने भी अवशेष हैं उनसे हमें ये मिलते हैं, क्या, जीवाश्म ईंधन, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो। बरसों पहले पेड़ पौधे नष्ट होके गिर पड़े, जमा हो गए, पशु मर गए, उनकी हड्डियाँ, ये सब जीवाश्म बन गए, ठीक है। और फिर इन्हीं से हमको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राप्त हुआ। तो जीवाश्म का मतलब तो यही हुआ। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं भाई, देखो, घरेलू ईंधन में कर रहे हैं, ठीक है, वाहनों में कर रहे हैं, तापीय विद्युत संयंत्रों में कर रहे हैं। कितना इनका उपयोग है, जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं बिना कोयले के कहाँ चल रहे हैं, कोयले की ज़रूरत पड़ रही है उसमें, नहीं चल रहा, तो सबसे ज़्यादा कोयला प्रयोग हो रहा है। दूसरा,
वाहन जितने भी चल रहे हैं ये किसकी मेहरबानी से चल रहे हैं? पेट्रोलियम की। अगर पेट्रोल ही ना हो, डीजल है, पेट्रोल है, ये ना हो, अब पेट्रोलियम का मतलब कच्चा तेल, फिर उसको रिफाइन करते हैं, पेट्रोल अलग निकालते हैं, डीजल अलग निकालते हैं, ग्रीस अलग, और बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं ना। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बात करें तो वाहन इन्हीं दोनों से चल रहे हैं और बरसों से चल रहे हैं। ठीक है, क्या जीवाश्म ईंधन से ही तो चल रहे हैं, तो इनका प्रयोग घरेलू ईंधन, वाहनों में और तापीय संयंत्रों में होता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं यह भी आपकी समझ में आ गया। अब यह जो कोयला है, ये देखो इसमें कार्बन तो होता ही है और साथ में क्या लिए बैठा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इनके तत्व भी शामिल होते हैं, तब जाके ये कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अब करें जरा पेट्रोलियम की बात, तो ये हाइड्रोकार्बनों का सम्मिश्रण है और ये जो प्राकृतिक गैस है यह स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ठीक है ना। और इसका प्रयोग किसमें करते हैं? खाना पकाने एवं ऑटोमोबाइल, छोटे छोटे वाहनों में इसका प्रयोग होता है। खाना पकाने एवं ऑटोमोबाइल में उपयोग। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, किससे बने होते हैं और क्या इनका उपयोग है, यह भी क्लियर हो गया। अब चलता है भाई आगे की दुनिया। अब आगे की दुनिया में एक शब्द है बायोगैस, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। बायोगैस यह क्या है? गोबर फसलों के कटने के बाद बचे अवशिष्ट, फसल जब काटते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, नीचे के डंठल रह जाएंगे, कूड़ा रह जाएगा, बहुत कुछ रह जाता है। तो फसलों के कटने के बाद बचे अवशिष्ट सब्जियों के अपशिष्ट जैसे अनेक पादप वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं। अब एक बार फिर पढ़ लेते हैं। गोबर फसलों के कटने के बाद बचे अपशिष्ट और सब्जियों के अपशिष्ट जैसे अनेक पादप वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। ठीक है भाई, इसे बायोगैस कहते हैं।
इसका मुख्य घटक क्या है बायोगैस का, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, अक्सर पूछ लेते हैं। CH4 मीथेन गैस जो है वो इसका मुख्य घटक है बायोगैस का। तो बायोगैस की भी परिभाषा पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखनी ही होगी। अब इस चैप्टर में 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण बची हैं, बाकी हैं, तो उसके कुछ प्रश्न भी हैं और 1-2 चीज़ें और बाकी हैं, तो फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में उसको शामिल करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।